हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में प्रसिद्ध राजनेता, लेखक, कवि आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र जटिया जी उपस्थित हैं। उनके करकमलों से बसंत कुमार जी की यह पुस्तक मुसहर समाज का इतिहास एवं योगदान, इसका लोकार्पण संपन्न होगा। मैं हृदय से आदरणीय डॉक्टर जटिया का स्वागत करता हूं। साथ में माननीय डॉक्टर संघप्रिय राहुल भंते जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज के उत्सव पुरुष श्री बसंत कुमार जी, जिनकी अनेक पुस्तकें पहले प्रकाशित होकर लोकप्रिय हुई हैं, उनका भी स्वागत है। और आप सब विभूतियों का जो समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं प्रभात प्रकाशन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम मंचस्थ अभ्यागतों के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अरविंद कुमार जी को। कृपया आएँ और आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र जटिया जी का पुस्तक संचित देकर स्वागत करें। पुस्तकों के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, इसी दृष्टि से हम स्वागत बजाय पुष्पगुच्छ के पुस्तक संच के द्वारा करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुछ सरोज जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आएँ और डॉक्टर संघप्रिय राहुल भंते जी का स्वागत करें पुस्तक संच देकर। और बसंत कुमार जी के स्वागत के लिए मैं सुरेंद्र चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। आइए सुरेंद्र जी। मित्रों, प्रभात प्रकाशन सदैव समसामयिक विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करता है। ऐसी पुस्तकें जो हमारे वैचारिक चिंतन को धार दें और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर एक सार्थक संवाद का माध्यम बने। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि अपसंस्कृति और अराष्ट्रीय विचारों के उन्मूलन के जिनकी बड़ी भूमिका हो, ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन हो। ऐसी पुस्तकें जो भारत के सांस्कृतिक वैभव का जयघोष करें और हमारे स्वर्णिम भविष्य का पथ आलोकित करें। अमृतकाल में हम इसी भाव के साथ प्रकाशन कर रहे हैं कि भारत की श्रेष्ठ विभूतियों के योगदान को रेखांकित करने वाली भारत बोध और ज्ञान संपन्न समाज बनाने के लिए आवश्यक पुस्तकों का प्रकाशन करें। आज लोकार्पित हो रही कृति मुसहर समाज की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। मुसहर समाज भारत के प्राचीन दलित समुदायों में से एक है। मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ये निवास करते हैं। कठिन परिस्थितियों और सामाजिक पिछड़ापन के बावजूद मुसहर समाज ने शिक्षा, राजनीति और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुसहर समाज के सदस्य विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने अपनी पहचान, अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष किया है। मुसहर समाज की कुछ प्रमुख विभूतियां हैं: दशरथ मांझी, तिलक मांझी, लोंगी भुइयाँ, मंजेश मांझी और हमारे जीतनराम मांझी। आज मुसहर युवा शिक्षा, व्यवसाय और सरकारी सेवाओं में प्रगति कर समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। लेखक व स्तंभकार श्री बसंत कुमार राष्ट्रवाद व भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि रखते हैं। ये इनके महात्म्य को रेखांकित करने की दृष्टि से नियमित लेख भी लिखते हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर चर्चित हुई हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, कृपया आएँ, श्री बसंत कुमार जी अपना लेखकीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। आइए वैसे। हेलो। उज्जैन से श्रमिक मजदूरों की मांगों को सड़क पे लाने से लेके देश के श्रम मंत्री तक का सफ़र करने वाले शुचिता और शालीनता एवं विद्वता के प्रतीक भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संघप्रिय राहुल भंते जी,
और प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात कुमार जी, जिन्होंने मेरे ख्याल मेरी लगभग दर्जनवर पुस्तकों का प्रकाशन करके मुझ जैसे व्यक्ति को लेखक बना दिया है। और सभागार में उपस्थित जन, डॉक्टर एस.पी. पंत जी, पंजाब से आए ईडी के उपनिदेशक निरंजन सिंह जी, वैसे भी ईडी का नाम आता है तो बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है, और लेखक डॉक्टर वासनिक जी, दादा सुनील सरदार जी एवं सभापार में उपस्थित सभी सज्जनों। अभी एक बात ये आती है कि भाई मुसहर समाज ही क्यों पकड़ा गया, इसकी रूपरेखा कहाँ से बनी, क्यों ये किताब लिखी गई। तो मैं गांव से आया हूँ, तो गांव में बचपन में क्या होता था, जब आषाढ़ सावन का बारिश का महीना आता था तो खेतों के बुलों से चूहे निकलते थे। तो इन चूहों को मारने के लिए लोग देखते थे ये क्या है, ये मुसहर समाज है। बाद में पता लगा कि ये तो इन चूहों को खाते हैं, और ये मूसाहार की वजह से इनका नाम पड़ा है मुसहर, मूसा प्लस आहार। तो पहली बात ये, कितने विकसित हम लोग विकासशील देश बन रहे हैं, लेकिन आज भी एक ऐसा समाज है जिसको चूहा खाने के पे मजबूर होना पड़ रहा है। उसके बाद मैंने एक और देखा कि जब शादी ब्याह में हम लोग जाते थे तो वहाँ से पत्तल वगैरह बना के लेने आती थी, जिस पत्तल पे सारे बाराती घराती सब लोग खाते थे। तो वो एक कोने में बैठ के इंतज़ार करती रहती थी कि जब ये खाना ख़त्म हो जाए तो इन पत्तलों में छोड़ी हुई जूठन है उसको हम इकट्ठा कर सकें। तो आप ये देख लिए, एक ऐसा समाज है हमारे हिंदुस्तान में जिसकी ये विसंगति है। अभी प्रभात जी ने बता दिया कि समाज के कितने बहादुर व्यक्तित्व के लोग रहे हैं। तिलका मांझी, जिन्होंने 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया था और फांसी पे चढ़ गए थे। यानी जो हमारा 1857 की जिसको हम बोलते हैं पहली क्रांति, उससे 84 साल पहले। उसके बाद दूसरे उनके व्यक्ति हैं जिनको हम माउंटेन मैन कहते हैं, डॉक्टर दशरथ मांझी। उन्होंने लगभग 30 किलोमीटर से लंबी सड़क 22 साल के उसमें एक माउंटेन को काट के सड़क बना दी। लौंगी भैया, जिन्होंने करीब करीब 30 किलोमीटर जंगल काट के नहर बना दिया। किराए मुसहर, जो 1952 में जब कांग्रेस का बोलबाला था, किसी और पार्टी के बारे में सोच नहीं सकते थे, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस कैंडिडेट को हरा दिया था। और आज हमारे मुख्य अतिथि जो आने वाले थे, एमएसए मिनिस्टर जीतन मांझी जी, वो किसी कारणों से नहीं आ पाए, तो उनके पीए साहब आए हुए हैं। जीतन मांझी क्या है कि एक टूटी स्लेट और टूटी हुई चाक से पढ़ाई करने वाला आदमी, ग्रेजुएशन किया, नौकरी पाई, फिर नौकरी छोड़ी और राजनीति ज्वाइन किया। और मेरा ख्याल 7-8 बार तो विधायक रहे होंगे, जैसे हमारे डॉक्टर जटिया साहब 7 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा, और ये आते हैं। तो उसके बाद फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बात पे याद आते हैं सुनील सरदार दादा पीछे बैठे हुए हैं। तो जब बने तो ये हुई कि भाई एक मुसहर समाज का आदमी मुख्यमंत्री बना है। और दादा का वो चलती थी सत्य शोधक सभा, तो वहाँ हम दादा बैठते थे, मैं था, डी राजा साहब थे, प्रकाश अम्बेडकर थे, शरद यादव, कई इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे। तो देख लीजिए, दलित राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने कभी दलितों को बांटने की बात नहीं की। उनका ये था कि सभी उपजातियां मिल के ये समाज उत्थान करो।
और दादा सुनील सरदार कहते रहे थे कि इनको बुलाओ, एक पार्टी करते हैं, इनसे मतलब परामर्श करते, सारी बातें करते हैं। दुर्भाग्यवश वो 10 महीने में सरकार गिर गई। तो आखिर बात ये होती है। और आज की डेट में वो MSME मिनिस्टर हैं और बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले MSME एडवाइज़र रहा हूँ, तो मुझे पता है जीतन राम जी के 1 साल के या 1.5 साल के टाइम में जो दूरस्थ लोगों को है उनको योजनाएं पहुँच रही हैं। तब देखते हैं बाकी क्या होता है। तो सवाल ये है कि इतने मेहनती लोग जिनके रहे हों, वो जाति इतनी बेबस क्यों है? आखिर क्या परेशानी है? तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, VRS लिया, राजनीति में आ गया। और राजनीति में आने के बाद मुझे पता लग गया 2-4 साल में कि भाई आप में वो काबिलियत नहीं कि इलेक्शन लड़ सको, ये सब। तो मैं अपना लेखक बन गया, मुझे जल्दी पता लग गया ये। तो 2014 में कलराज मिश्र जी देवरिया से चुनाव लड़ रहे थे। तो देवरिया से चुनाव में तो, क्योंकि आपको पता आजकल की राजनीति में क्या है कि जो कैंडिडेट होता है उसको लोग इतना घेर लेते हैं, हर आदमी की ये होती कि भाई इन्हीं की गाड़ी में चलो। तो कुछ जो वंचित समाज के क्षेत्र वो पहुंच नहीं पाते। तो कुशीनगर में एक मुसहरी टोला था, तो वहाँ कलराज जी ने मुझे भेजा कि आप जाके देखिए। तो वहाँ जो मैंने जाके देखा, करीब करीब 1000 घरों का घर की बस्ती, और वहाँ के जो प्रवेश द्वार पे न कोई दुकानें, न दवा की दुकानें, न किताब की दुकानें, न खाने पीने की किताबें। एक दुकान थी जो गेट पे थी, वो देशी शराब की, और वहाँ कुछ आसपास वो खाने पीने की चीज़ें थी। तो मैंने SDM से पूछा कि भाई ये क्या बात है? तो कहते सर ये बात है, ये बहुत बड़ा सोशल वो है कि जो ये 100 रुपये कमा के आते हैं तो ये 60 रुपये यहीं खर्च कर दें। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मजदूर 60 रुपये घर पहुंचने से पहले खर्च कर दे रहा है, तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा? पढ़ाने के बाद तो छोड़ ही दीजिए, वो तो एजुकेशन है ही नहीं है। और क्या खिलाएगा, क्या दवा दारू करेगा? ये बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद एक मेरे इलाके के हैं डॉक्टर सरोज, देवेंद्र सरोज, वो इंग्लैंड में प्रोफेसर हैं। तो उनसे बात हुई कि भाई साहब ये बताइए, ये जाति अनुसूचित जनजाति में लिस्टेड नहीं है और इनकी इतनी बुरी हाल है, तो हम इनके लिए कुछ करें। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे एक बात आई, मैंने कहा कि भाई देख लिए, जिस समाज का कोई साहित्यिक इतिहास नहीं है, जिस समाज के लोग अपना साहित्य ही नहीं जानते, वो समय कभी उत्थान कर ही नहीं सकता। कहने को तो ये समाज ये है कि ये माता सबरी के वंशज हैं, लेकिन जिस हाल फटे हाल वो रहते हैं, वो एक शोध का विषय एक आखिर क्या है। इतने बड़े बड़े महापुरुष इस समाज में हुए हैं, लेकिन इनका हाल ऐसा क्यों है? मुझे एक याद आ रही है कि जैसे हम जो कहते हैं कि लोग जो एडवांस हैं, जो हम लोग अक्सर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की बात करते हैं, तो एक मेरी किताब थी और उसका प्रकाशन भी भाई साहब प्रभात कुमार जी ने किया था। दैट वाज हिंदू तेग जीवन शैली। हिंदू तेग जीवन शैली के लोकार्पण में वो जो एनेक्सी हाल हमने पूरा बुक किया था, और उसमें जो मेहमानों की लिस्ट थी वो 100% अटेंडेंस थी। आने वाले कितने थे? 700 से ज़्यादा। इवन सुब्रमण्यम स्वामी विदेश से, लंका से आए थे भाई वो बिल्कुल एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचे। तो ये इतिहास है जागरूक समाज का। आज हम लोग जिस समाज की किताब का लोकार्पण कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी आदमी उस समाज का नहीं है।
इसलिए ये हुआ कि ये किताब लिखने की ज़रूरत है, जिससे इनको पता लगे कि भाई हमारा इतिहास क्या है, हम क्या रहे हैं, कैसे रहे। एक और बड़ी विडंबना है कि एक एक्ट आया, साहब हैं तो क्या बताएं, दैट वाज इन 1871, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उस एक्ट का ये मेन मतलब था कि अगर इलाके में कोई भी अपराध होता है, चोरी होती है या कुछ भी होता है, तो पुलिस को ये हिंट था कि भाई आप ऐसा करेंगे, यू विल सी, जो वहाँ पे ट्राइबल्स हैं वो आपके शक के दायरे में आएंगे। जैसे आजकल के थानों में बीसी का वो लग जाता है, तो वो दैट था। और उसके मारे गए थे ये मुसहर। मैं यूपी से आता हूँ, तो उसमें मुख्यमंत्री थे मेरा ख्याल 80s में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो उन्होंने डाकू उन्मूलन अभियान चलाया। तो डाकू तो मरे नहीं, लेकिन खाना पूर्ति के नाम पे कई मुसहरों की बलि चढ़ा दी गई। एक मेरा भाई खुद अपना पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उसके यहाँ थाने में चोरी हुई थी, तो मेरे यहाँ बैठा हुआ था। तो कल उसको ये था कि भाई चोर को कोर्ट केस में प्रोड्यूस करना है। तो मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, बड़े आराम से बैठे हो। तो कहता भैया क्या है, वहाँ जाएंगे किसी मुसहर को पकड़ के प्रोड्यूस कर देंगे, खाना पूर्ति हो गई। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस सोसाइटी। और बात सुन के, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो 1871 में हुआ था, वो 1952 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज भी आज का समाज व पुलिस अभी भी मुसहर समाज को चोर, ड्रग केसेस में लिप्त मान के चलता है। मैं जब आया 2009 में बिहार से लेके आ गया गवर्नमेंट बीजेपी में, तो एक 2011 में एक जन स्वाभिमान यात्रा हुई थी, जिसको अडवाणी माननीय श्री अडवाणी जी ने शुरू किया था। बाद में कल्लाद जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो मैं गया था, ज्ञानपुर एक जगह है, तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे ब्रीफ किया कि साहब यहाँ ये चल रहा है कि अपराध तो होते हैं, वो तो होते हैं, लेकिन अपराध के लिए स्केपगोट कौन बनता है? ये मुसहर कम्युनिटी। उसका कारण है कि हैं तो ट्राइबल, लेकिन रहते वो आबादी के बीच में, इसलिए इनको। अब दूसरी बात जो मेन आई कि जब 1952 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट खत्म कर दिया गया, तो ये इस एक्ट के लिए तो ये ट्राइबल थे, क्रिमिनल मान लिए गए। लेकिन जब स्वतंत्र भारत आज़ाद हुआ देश, तो इनको ट्राइबल्स में क्लासीफाई नहीं किया गया। और हमारे माननीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जटिया बैठे हुए हैं। साहब मेरा ख्याल 5-6 साल सामाजिक कल्याण मंत्री रहे, और साहब ने खुद आश्चर्य किया, मैं इनके पास गया था जब किताब लेके, कि बसंत जी ये मामला मेरे सामने आया ही नहीं कभी कि ये ट्राइबल में आने चाहिए। हाँ, डॉक्टर मांझी नहीं आए हैं, लेकिन अदरवाइज हमारा ये सोच थी कि इस बात पे बात की जाए कि ये ट्राइबल में क्यों नहीं आने चाहिए। तो ये सोच के ये किताब लिखी गई है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो मेरा ये है, जो संपन्न हैं जो हैं, तो कम से कम ये करिए कि इस किताब को लेके वहाँ तक पहुँचाइए। जो साधन विहीन हैं, उपेक्षित हैं, कम से कम वो जाने कि भाई हमारा पढ़ना लिखना जरूरी है, कम से कम उनको अपना इतिहास जानना जरूरी है कि उनके कौन कौन से लोग रहे हैं। बाकी अभी डॉक्टर जटिया बैठे हैं, बंदे साहब, ये इस विषय के बड़े विद्वान हैं, ये लोग बोलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा कि मेरे घर के 2 बॉसेस हैं, अनन्या रंजन और आदित्य रंजन। तो नामली ये लोग क्या कहते हैं, दादी ये दादा कहीं से खिसक गए, दिन भर देखो तो किताबें लिखते रहते हैं।
तो मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा अगर कुछ पाना होता है तो वो सनक जरूरी है। जब आप उस सनक से पढ़ेंगे तो बहुत बड़े बनेंगे। इस बात के साथ सबको धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैंने आपकी जिजीविषा और संकल्प शक्ति को देखा है। एकदम प्रतिकूल स्वास्थ्य होते हुए भी ये आपकी संकल्प शक्ति है कि आप फिर से एकदम स्वस्थ हो गए हैं। हमारे मध्य में भारतीय बौद्ध महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बौद्ध विषयों के गंभीर अध्येता डॉक्टर संघप्रिय राहुल भंते जी उपस्थित हैं। वे एक प्रखर चिंतक और लेखक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। डॉक्टर राहुल भंते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन, उज्जैन से 9 बार सांसद सदस्य, 1980 से पहले विधायक और सांसद विभिन्न पदों पर रहे। मध्य प्रदेश से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन महामंत्री भी रहे, भारत सरकार के श्रम, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय बसंत जी जिन्होंने इस किताब को लिखा है, और सबसे कई कार्यक्रमों में हम लोग जो उपस्थित होते हैं, प्रभात जी, जो प्रभात जी का कर्तव्य है उससे कहीं ज़्यादा काम वो करते हैं, क्योंकि जिस समाज कभी शिक्षा के तरफ गया ना हो, शिक्षा का दरवाजा ही ना देखा हो, जो शिक्षा से वंचित हो, उस समाज का फिर किताब लिख करके और समाज को जागृत करने का काम प्रभात प्रकाशन करता है। इसके लिए मैं प्रभात जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, बड़ी गंभीर विषय है कि आज़ादी के 79 साल में हम लोग चल रहे हैं, और जिस समाज की बात बसंत जी ने रखा है, मैं भी उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं और उस जगह से रहने वाला हूं कि मुसहर समाज उसी पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन पूर्वांचल, झारखंड और बिहार में बड़े पैमाने पर रहता है। साथियों, मुझे एक बात कहने में दुख भी होता है कि जिस समाज का आदमी पढ़ लिखने के बाद अपने समाज के प्रति चिंता नहीं करता है, वही समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा रहता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है कि शिक्षित समाज जो होता है, उसको अगर अधिकार नहीं मिलता
तो अधिकार वो छीनता है जब वो शिक्षित बन जाएगा। मुसहर समाज आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आज भी पीछे है। बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया। जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री भी बने और आज सरकार में बहुत अच्छा मंत्रालय है उनके पास। वो मंत्रालय है जिस समाज को पिछड़ापन है, दलित समाज या अति पिछड़ा समाज हो, उस समाज को उत्थान वो कर सकते हैं। छोटी छोटी कंपनियां उनमें हैं, अगरबत्ती बनाने की, मोमबत्ती बनाने की, बटन बनाने की, लड्डू बनाने की, घरों में अचार बनाने की, बहुत सारी कंपनियां उनके पास हैं। इस समाज का उत्थान हो सकता है। जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। बसंत जी ने किताब लिखने का काम किया ताकि लोग इसको पढ़ें, जानें और जानने के बाद वो आगे बढ़ें। और जब आगे बढ़ेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये समाज के कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं। मैंने आजकल देखा है कि दलित समाज में भी, अब तो मुसहर समाज शायद दलित समाज से जुड़ा है, आदिवासी में शायद नहीं आया हो, लेकिन आया है, नहीं आया, लेकिन दलित समाज से जुड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का बहुत बड़ा उन्होंने भार लिया और उन्होंने कहा कि पिछले पंक्ति में बैठा व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, उसके लिए उन्होंने काम चालू किया। वही काम डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया कि जिस समाज के दरवाजे बंद हैं, जिस समाज के शिक्षा से दरवाजे वंचित हैं, उन समाज को हम आगे लेके आएंगे। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1932 में एक बात कहा था। जब पूना पैठ का समझौता हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बहुत बड़ी सरल ढंग से अपने लोगों से कहा कि मेरे समाज के लोगों, अपने दीवारों में लिख लो कि तुम भी इस देश के शासनकर्ता जमात बन सकते हो। अब तलवार से राजा नहीं बनेगा, अब रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं बनेगा, अब मेहतरानी के पेट से पैदा भी राजा बनेगा। वो तलवार हमने आपको आज दिया है। और वही देन नहीं जो मांझी जी बिहार में मुख्यमंत्री बने। हमारे पास बहुत बड़ा तलवार है। समाज के कुछ ही लोग समाज के लिए काम करते हैं, जैसे बसंत कुमार जी समाज के लिए काम करने का काम कर रहे हैं और प्रभात प्रकाशन उनके लिए लेख लिख रहा है, किताबें छाप रहा है। मैं 97 में बटलर स्कूल में जब टीचर था तब ये सब किताबें नहीं आती थी। हम लोग ढूंढते थे कि किताब कहाँ मिलेगा पढ़ने का। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लेखक हैं समाज के जिन्होंने किताबों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया है। उनमें एक बसंत कुमार जी हैं जिनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े पदों पर रहने के बाद, बहुत सारे दलित समाज के अधिकारियों को मैं जानता हूं, मैं बुराई नहीं करता हूं। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी 82 साल के हैं। समाज में पीड़ा है,
समाज की वो पीड़ा है कि कब मेरा समाज कहां बैठा है, उस समाज को कितनी जागृत मैं कर दूं कि वो समाज जागृत होकर के अपने अधिकार को मांगे। नहीं तो 82 साल के बाद नेता अपने घर बन जाता है। क्या चाहिए? 9 बार सांसद सदस्य रहे, जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी बतो सांसद रह चुके, 1 बार विधायक रह चुके। लेकिन पीड़ा है कि अभी आजादी के 79 साल बाद भी मेरा समाज चूहा खा रहा है। जिस चूहे को घर में घुस जाए उसके लिए चूहादानी खरीदते हैं, मारने के लिए जहर खरीदते हैं उसके लिए। आज वही समाज गांव में चूहा खा रहा है। ये बसंत जी को, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी को टेंशन है कि मैं क्या करूं, मेरा समाज कब जागृत होगा। नहीं तो आईएएस अधिकारी क्या करता है, जब वो आईएएस होता है लंबा कोठी बनाता है, फिर कार बनाता है, फिर अपने बेटे को आईएएस बनाता है और लंबी लंबी गाड़ियां अपने घर में रखता है। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर विश्व के 6वें विद्वानों में आते थे, भारत के प्रथम विद्वान थे। लेकिन इतनी पढ़ाई के बाद भी वो अपने परिवार के तरफ नहीं देखा। उनका बेटा मैट्रिक फेल थे, चिंता में रहते क्योंकि वो समाज को देखते थे। जटिया जी के बेटे विधायक सांसद नहीं बन पाए क्योंकि वो समाज के प्रति उनका चिंता है, अपने पुत्र के प्रति नहीं है कि मेरा पुत्र सांसद बनेगा या बेटा बनेगा। नहीं तो जटिया जी ने अपने कार्यकाल में कई एमपी और एमएलए पैदा किया है। कुछ ही लोगों को चिंता होती है और चिंता वही करता है जो समाज की पीड़ा को, दर्द को समझता है। मैं इतना ही बात कहूंगा कि आज किताब मैंने जब पढ़ा है, बसंत जी ने मुझे कुछ दिन पहले इस किताब को दिया था, तो आंखों से आज भी आंसू आता है कि आज़ादी के 79 साल बाद भी वो मेरा समाज क्या कर रहा है। चोरों डकैतों के नाम से पुकारा जाता है। जो समाज अपनी वीरता के लिए, इस देश के लिए कुर्बानी देता है, उस समाज को किस घृणा से देखा जाता है, तो उसका जिम्मेदार समाज नहीं, उसका जिम्मेदार हम लोग हैं। और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि झुंडों में जाना और झुंडों के साथ लोगों को जागृत करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। तब जाके सामाजिक सद्भावना, सामाजिक विचार और सामाजिक भावना बनेगी। तब जाकर के हमारे पूर्वजों को, जब जाकर के डॉक्टर अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उनकी श्रद्धांजलि रहती है, तब पूरा होता है। नहीं तो समाज के जितने भी लोग, चाहे 4 लोग भी मुसार समाज के यहाँ आए हों, तो मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि समाज को जागृत करो। मैं एक बात, अपनी बात कहकर खत्म करता हूं। 1950 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपने लगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर की तरफ देखा तो डॉक्टर अंबेडकर मुस्कुरा रहे थे। सरदार पटेल जी ने कहा कि अंबेडकर, आज तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि ये संविधान मैंने अपने समाज के लोगों को और देश के लिए, नारियों के लिए, उत्थान के लिए दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, आपको बहुत ज़रा जरूरत नहीं है हंसने का,
क्योंकि हम संविधान लागू ही नहीं करेंगे आपके समाज के लिए। वो पंक्तियां मुझे याद आती है, डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज नहीं 30 साल के बाद जब मेरे लोग पढ़ लिख करके IAS IPS IRS डिप्टी कलेक्टर इंजीनियर बनेंगे तो सत्ता आपसे छीन लेंगे, याद रखिएगा। धन्यवाद मैं देता हूं अपने पूर्वजों को, अपने पूर्वजों को और देश के उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए काम किया है। और खासकर मैं प्रभात जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभात जी के बारे में मैं सुनता रहता हूं। मेरे कई स्टाफ उनके यहाँ काम करते हैं, जो मेरे यहाँ छोड़ के गए हैं, तो कई लड़कियां उनके यहाँ काम करती हैं। जब भी वो संडे को मुझसे मिलती हैं तो बात प्रभात जी की होती रहती है। तो मैं हमेशा कम मिलता हूं उनसे, कभी मिला नहीं, लेकिन उनके बारे में मैं जब जानता हूं तो मुझे खुशी होता है कि ऐसे व्यक्ति को सलूट करने का दिल कहता है, जो इन समाज को, जो गली मोहल्ले में बैठा समाज, जो पिछड़ा समाज, जो दलित समाज, जिस समाज को नकारा जाता है, उस समाज को दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हार्दिक आभार डॉक्टर राहुल भंते जी, आपने बहुत ही प्रखरता के साथ इस विषय को रखा। मित्रों, अब वह क्षण आ गया जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं माननीय सत्येंद्र जटिया जी से आग्रह करता हूँ, माननीय राहुल भंते जी से, कृपया मुसहर जाति का समाज इसका लोकार्पण करें। आइए। इस पुस्तक की एक सौजन्य प्रति आपको यहाँ उपलब्ध रहेगी। कृपया आप जब जाएं तो वो प्रति अवश्य ले लें। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी को हमारे मध्य में रहना था, पर एक आवश्यक बैठक के कारण वे नहीं आ पाए। उनका एक संदेश आया है, वो अभी यहाँ हम उसका वाचन करेंगे। वे वरिष्ठ राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अपना दीर्घ सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन उन्होंने पूरी तरह से दलितों व वंचितों के कल्याण हेतु खपाया है। वे स्वयं मुसहर समाज से आते हैं। उनके संघर्ष, वेदना, कष्ट और संतरास को उन्होंने देखा है और वे इनके उत्कर्ष और उन्नयन के लिए सदैव संलग्न रहते हैं। मैं उनके निजी सचिव श्री सुरेंद्र प्रसाद पंत जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आएँ और आदरणीय जीतन राम मांझी जी के संदेश का वाचन करें। आइए। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, डॉक्टर राहुल जी, डॉक्टर प्रभात कुमार जी, श्री बसंत कुमार जी, लेखक तथा शोधकर्ता, उनके सभी सहयोगी, देवियों और सज्जनों, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी बिहार में एनडीए की बैठक में व्यस्तता के कारण इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। अतः उन्होंने मुझे स्पेशल एक मैसेज भेजा है और कहा कि मैं उनके संदेश को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। उनका संदेश मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। कोट: मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मुसहर समुदाय पर आधारित मुसहर समाज का इतिहास व योगदान नामक पुस्तक का लोकार्पण इस ऐतिहासिक सभागार में किया जा रहा है। इसके लिए पुस्तक के लेखक श्री बसंत कुमार और संपादक श्री प्रभात कुमार जी को मैं बधाई देता हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस पावन अवसर पर आप लोगों के बीच उपस्थित रहकर मुसहर समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की चर्चा करूं,
पर कुछ अप्रत्याशित कारणों से आप लोगों के बीच ना आ सका हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। शबरी के वंशज माने जाने वाले मुसर समाज सदियों से उपेक्षित रहा है, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश इंडिया सरकार द्वारा पारित आपराधिक अधिनियम 1871 बना। वर्ष 2005 में तत्कालीन सरकार ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों एवं समुदायों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया और इस आयोग के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण रेनके ने 2008 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि आपराधिक जनजातीय अधिनियम के समाप्त होने के पश्चात भी इन जनजातियों को उन क्रूर कानून से उपजी विकृति का सामना करना पड़ रहा है जो अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। इसी कारण आज भी इस समाज को पुलिस शक और घृणा की दृष्टि से देखती है। यह पुस्तक केवल एक प्रकाशन नहीं है, बल्कि यह समाज के सामने एक दर्पण है जो हमें इस समुदाय के संघर्ष, उनकी आर्थिक और भौतिक स्थिति तथा उनके अटूट साहस को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर प्रदान करती है। जैसे ऊपर बताया गया है, लंबे समय से मुसर समुदाय ने सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक कठिनाइयों और सांस्कृतिक उपेक्षा का बोझ उठाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं और समान अवसरों से वंचित रहने के बावजूद भी यह समुदाय अपने साहस, धैर्य और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। मैं पुस्तक के लेखक, शोधकर्ताओं और सभी सहयोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने मुसर समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन कर उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालने का कार्य किया। इस पुस्तक के माध्यम से अनेक ऐसे प्रश्न सामने आए हैं जिन पर समाज और सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस समुदाय को समान अवसर और गरिमा प्रदान करें। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि विकास की प्रक्रिया में मुसर समुदाय पीछे न रह जाए। इसके लिए केवल कल्याणकारी योजना ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय और निर्णय निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक नीति निर्माताओं, समाज सेवियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगी। यह हमें जागरूकता से क्रियान्वयन और वचन से वास्तविक परिवर्तन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी। सरकार की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि मुसर समाज के उत्थान के लिए अनुसंधान, योजनाओं और नीतिगत प्रयासों को निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि यह पुस्तक व्यापक चर्चा और प्रभाव प्राप्त करेगी तथा समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। कोटेशन क्लोज। अगर आपकी परमिशन हो तो माननीय मंत्री, चूंकि अभी मुसर समाज की बात हो रही है, तो माननीय मंत्री जी क्या क्या आप लोगों के लिए करते हैं, मैं इतना आप लोगों को बताना चाहूँगा। बस 2 लाइन में मैं अपना खत्म करूँगा। परमिशन, चेयर की परमिशन। मान्यवरों, माननीय मंत्री जी का अगर सही रूप में कहूँ, मैं कहूँ कलयुग में भगवान का रूप है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं उनका निजी सचिव हूँ, उनकी हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 28 अकबर रोड, लगभग वहाँ 30 आदमियों का डेली खाना, रहना, सोना, हॉस्पिटल से दिखाना। गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास कुछ नहीं होता है। यहाँ उनके क्षेत्र से जितने भी गरीब लोग आते हैं, पर्टिकुलर उसमें जो है पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक स्पेशल आदमी नियुक्त किया गया, जो कि हमारे सामने मिस्टर पासवान हमारे साथ ही आ रखे हैं। वो हमेशा जो है हॉस्पिटल में उन सभी की मदद करते हैं और कई सारी चिट्ठियाँ भी उनके पास होंगी जो उन गरीब लोगों से आई हुई हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से उनको यहाँ मदद दी गई। अगर पैसा उनके पास नहीं होता है तो पैसा उनको दिया जाता है। मुझे याद है कुछ लोगों के पास तो अगर बाय चांस किसी की डेथ हो जाती है, क्रीमेशन का पैसा भी जो है माननीय मंत्री की तरफ से दिया जाता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पीछे गया जी से कुछ लोग आ रहे थे, गया डिस्ट्रिक्ट से, मजदूरों की पूरी बस थी। उसका एक्सीडेंट हो जाने के कारण जो है करीब 25 से 30 वहाँ बिहार के मजदूर थे, जिनकी जो है उनमें से 3-4 की डेथ हो जाती है। माननीय मंत्री जी अपनी तरफ से उनके लिए जो है 2 जो डेथ बॉडीज को ले जाने के लिए वी कॉल इट जो गाड़ी होती है, प्लस पूरी एक बस उनको उनके घरों वापस ले जाने के लिए, प्लस 10,000 रुपये अपनी जेब से मदद देने की उन्होंने जो है दे करके उनको वापस भेजा। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि माननीय मंत्री, हमारे माननीय मंत्री आप अच्छी तरह समझते हैं, गरीब तबके से ऐसे मंत्री भी नहीं है कि उनके पास कोई किस तरह का पैसा होता हो। लेकिन अगर आपने सुना होगा कि मदर टेरेसा का जब उदाहरण दिया जाता है तो कहा जाता है कि जब गरीबों को देने के लिए उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती तो रात को चावल का बोरा अपने आप से कहीं टपक जाता था। तो ये मैंने अपने माननीय मंत्री जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ऐसे महान, ऐसे देवता आदमी के पास भी किसी न किसी तरह से मदद आ जाती है और वो अल्टीमेटली लोगों की मदद करने में सक्षम होते हैं।
एक और उदाहरण, बल्कि दो उदाहरण, कई उदाहरण है पर दो उदाहरण मैं और दूंगा आपके पास में। अभी आपके गया जी की एक बिटिया जो है अचानक संत आत्माराम कॉलेज यहाँ पे है कश्मीरी गेट में, नहीं हाँ जी धौला है ना, वो अचानक बेहोश हो जाती है और उनका जो है उनको ये करा देते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती। और वो लड़की जो है जब बिल का नाम सुनती है तो अचानक घबरा जाती है, गरीब लड़की थी, बड़ी मुश्किल से उसका एडमिशन हुआ था। तो वो लड़की जो है किसी ने कहा कि आप मान्य जीतनराम मांझी के यहाँ पहुँची। वो लड़की जब आती है तो मान्य जीतनराम, उनकी माँ रो रही है। वो 5,000 रुपये की तनख्वाह लेने वाली बिहार में जो है एक गरीब उसमें होता है उनका ने, जो छोटे छोटे जगहों में पढ़ाते हैं, क्या कौन से होती है वो, आंगनवाड़ी में पढ़ाती हैं। तो वो रोने लग जाती हैं बुरी तरह से कि अब मेरी बेटी की तो मौत ही हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ हमारे माननीय मंत्री का ये पोस्चर था, उसकी माँ के ऊपर हाथ रखते हुए, बेटी अभी हमारी बेटी है और हम आपको बताते हैं 4 लाख की पूरी पेमेंट करना, उस बिटिया को पूर्ण रूप से ठीक कराना और उसको अल्टीमेटली उसके स्कूल तक वापस भेजना, ये हमारे माननीय मंत्री जी करते हैं। अभी बिहार से एक और उसमें आया है, उस बेटी ने, उस लड़की ने अपने पति को लीवर दिया है और सीधा खर्चा मेरे ख्याल से 4.5 लाख का उसमें हो गया है। ये बसंत कुंज में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको ले जाया गया है। चूँकि मैं प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ तो ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। तो उस लेडी ने जो है, उनके पास वो बाहर से आई है, उसको ये भी नहीं पता दिल्ली में कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसे वो करना है। 40,000 रुपये महीना मेरे माननीय मंत्री जी उनको खर्चा देते हैं, जो उनका वहाँ किराया था। और आप ये देख लीजिएगा, इसके सिवाय मैं आपको बताता हूँ 30 लोगों का रोज़ का खाना पीना, उनका किसी तरह से मतलब कोई परेशानी होती है वो करना। वो आप बहुत सारे लोग हैं जो इलाज कराने के बाद वहाँ खड़े हो जाते हैं कि साहब जाने का भी किराया नहीं है। ऐसा देवता इंसान, मतलब मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, जीरो, उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। वो कहीं से भी करेंगे, उनकी जेब में भी बहुत पैसा नहीं रहता है, उसके बावजूद भी वो कहीं से भी चाहे उधार मांगे, किसी को बोलेंगे कर्जा निकालेंगे, लेकिन उनका जाना रहना खाना सब कुछ का इंतजाम करते हैं। इसी तरह से ये तो मैंने आपको यहाँ के बारे में बातें बताई। जहाँ तक बात है उनको अपने क्षेत्र में अपने लोगों के विकास के लिए, देखिए वो सूक्ष्म एंड लघु मंत्रालय की वागडोर उनके हाथ में है। जितना भी संभव हो पाता है, जैसे टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि तमाम गरीबों को वो ट्रेन करती है, गया जी में उन्होंने टेक्नोलॉजी सेंटर लगाने की वो की है, पटना में उन्होंने टेक्नोलॉजी सेंटर लगाने की बात की है। 6 एक्सटेंशन सेंटर अगेन जो गरीबों के लिए बनाए जाते हैं वो उन्होंने बिहार में लगाने के लिए मंजूरी दिलवाई है। तमाम जो चीज़ परियोजनाएं हैं, विश्वकर्मा है, पीएम विश्वकर्मा कौन है, अगर आप देखिएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जो 18 वो हैं ट्रेड्स हैं विश्वकर्मा योजना में, वो सारे के सारे कौन से हैं, टेलर के लिए, बार्बर के लिए, मालाकार के लिए, है ना, छोटे छोटे लोगों के लिए। हमारे माननीय मंत्री जी ने परसों 17 सितंबर को गया जी में पूरा का पूरा सम्मेलन करके सभी को वहाँ, सभी गरीबों को वहाँ बुला करके करीब 3500 लोग, हाँ 3,400-500 लोग वहाँ आए थे, उनको समझा करके कैसे तुमने अप्लाई करना है, कैसे तुम्हें हम जो है इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, कैसे तुम्हें लोन देना है। तमाम हमारे माननीय मंत्री जी अपने सेक्रेटरीज, अपने सचिव, अपने लोअर स्टाफ को प्लस बैंकों के साथ टेकअप करते हुए आप मतलब उनको बताते हैं कि भाई हमारे लोगों की ये समस्या है, उनको दूर करिए। आपकी वहाँ फल्गु नदी एक है जिसमें कि मतलब मैं तो पहली बार उसका नाम सुना, ऑफ कोर्स लोग जाते हैं वहाँ श्राद्ध के लिए। फल्गु एंड सोन नदी, माननीय मंत्री जी ने शोध करके निकाला कि 1973 में एक ऐसा समझौता हुआ था जिसको बाण सागर समझौता कहा जाता है, और उसके माध्यम से 25% बाण सागर उसका पानी फल्गु नदी को मिलना था। फल्गु और जो है वहाँ के किसानों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नहाना धोना तो है ही है, लेकिन किसानों के लिए पीने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से लोग हैं वहाँ, मेजोरिटी गरीबी लोग हैं। माननीय मंत्री जो है तमाम 3 बार माननीय जल मंत्री जी से मिले, 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि हमारी फल्गु नदी में इस तरह से पानी आ सकता है, कृपया इसके लिए देखें। मैं भी जो है अपने यहाँ मतलब हमारे भी वो हैं मंत्री हैं, हमारे यहाँ से भी मैंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, तो मैंने ऐसा तो आदमी आज तक देखा नहीं जो इतना कंसर्न हो अपने क्षेत्र के लिए, इतना कंसर्न हो अपने गरीबों के लिए, इतना अच्छा लोगों के लिए करता हो। और मैं आपको बताता हूँ प्रशासनिक नॉलेज, ज़बरदस्त प्रशासनिक नॉलेज, बहुत अच्छा हिंदी और अंग्रेजी पे कमांड। जैसे कि लोगों को जनरल धारणा होती है कि शायद नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी सौम्यता, कभी भी जो है मैं चूँकि निजी सचिव हूँ तो मैं जानता हूँ कि किस तरह से उनका व्यवहार होता है। कभी अगर हम गलत कर भी देते हैं तो सिंपल मुस्कुराहट के साथ में कि नहीं बेटा ये ऐसे से ऐसे होना चाहिए था। ऐसे महान व्यक्ति मैं बता रहा हूँ। अगर हम देखें, अगर गीता का हम देखें, गीता जो कर्म के आधार पे आपके उसको बनाती है कि कौन क्या है, तो उस हिसाब से अगर हम माननीय मंत्री जी की तुलना करें तो गीता के अगर आप 18 अध्यायों के 44वें अध्याय के बाद देखिएगा तो जो सही श्रेष्ठ कर्म जो जिसको ब्राह्मण कहा जाए कर्म के हिसाब से, वो हमारे जीतन राम मांझी हैं। और रियली ऐसे इंसान को मैं बार बार नमन करता हूँ। और ऐसे इंसान, हम ये बड़े अनुकरणीय इंसान हैं, और ऐसे इंसान मैं कहता हूँ सभी अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हो जाएं, हिंदुस्तान से गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद पंत जी। आपने आदरणीय जीतनराम मांझी जी की संवेदना और करुणा के बारे में बताया। अभी हाल ही में हमने एक पुस्तक प्रकाशित की है उनकी, मांझी नामा, जिसमें उनका पूरा कर्तृत्व इस प्रकार से दिखाया गया है। हमारा सौभाग्य कि आज हमारे मध्य में वरिष्ठ राजनेता, कवि, लेखक, साहित्यकार माननीय डॉक्टर सत्यानंद जटिया जी उपस्थित हैं। वे भारतीय राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता के पर्याय हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में उज्जैन से 7 बार लोकसभा के लिए और 1 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वर्तमान में आप भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं और जो एपेक्स बॉडी है चुनाव प्रबंधन की, उसके भी आप सदस्य हैं। अपनी रचनात्मकता और सकारात्मकता से वे समाज में समभाव और समरसता के प्रचार हेतु निरंतर कर्मशील हैं। उनकी लेखनी और उनके विचार, उनमें ये संवेदना हमें दिखती है। मैं बहुत सम्मान के साथ आग्रह करता हूँ डॉक्टर जटिया जी को कृपया आए, हमें संबोधित करें। सबका मिलना, विचार विमर्श करना, ये बहुत आनंद का विषय है। मानसिक चेतना में ये सारे विषय आते जाते रहते हैं, समसामयिक रूप से आते हैं और फिर चले जाते हैं। कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो मन में वेदना होती है। कुछ लोग आजकल उसका वीडियो करने में ही लग जाते हैं, उसके उपचार में नहीं लगते हैं। समाज में जो स्थिति है वो हमारे सामने है, उसका प्रतिरूपण करना, उसको लेखन के रूप में लाना और उसको प्रकाशित करना ये बड़ा कठिन काम है। आज हमारे प्रभात कुमार जी ने इस प्रकाशन के माध्यम से वसंत कुमार जी का जो जिस प्रकार से उनने शोधात्मक रूप से इस विषय को रखा है, उसका इतिहास रखा है, उसके बारे में जानकारियाँ देने का काम किया है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि चूहा भी कोई खाने की चीज़ है क्या। चूहा नाम से ही ऐसे ही लगता है कि क्या है, परंतु ये भी तो बड़ा अजीब सा मामला है। परंतु ये ऐसे भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपना गुजारा करने के लिए यह भी करना होता है। और भी है, बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ की आबादी का देश है, और उसमें क्या क्या काम करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं, उसकी कल्पना हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। आज तो हम बड़े अच्छे वातावरण में, वातानुकूलित वातावरण में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, और ये सभ्यता का प्रतीक भी है। परंतु उस चर्चा को, उस संवेदना को समझ करके उनके लिए काम करना और उनको भी अपने जीवन को जीने के लिए एक अच्छा अवसर देना, यही तो लोकतंत्र है। और इसलिए इस लोकतंत्र को सार्थक करने की दृष्टि से भी व्यक्ति का कष्ट दूर करने के उपाय करना चाहिए, क्योंकि हम समाज से ही बनते हैं। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, है यह मेरा अपना समाज, मेरा इसका संबंध मर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। मैंने इससे पाया जीवन, मेरा तो कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसको अर्पण। ये समर्पण का जो शिष्ट भाव है, इसमें से जो सभ्य समाज है, एक एलिट समाज है, एक मध्यम वर्ग का समाज है, और मध्यम वर्ग का समाज ही इन सारी बातों को समझने की कोशिश करता है। उसी में से लोग निकलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अच्छे घराने के लोग नहीं करते होंगे, उनमें भी उदाहरण के तौर पर हो सकते हैं, परंतु जो समझता है वो करता है, और जो नहीं समझता वो क्या करेगा। हमारे यहाँ तो परंपरा ही विचारों की है।
परस्पर बहुत लंबे समय से विचार करते हुए इस देश का निर्माण हुआ है। ओम भद्रम इच्छन्तु ऋषयः सवितपो उपनिषेदु उग्रे तथो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मदेवा उपसन्नमन्तु। राष्ट्र में ऐसे ऋषियों ने विचार विमर्श के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक है, क्या क्या बातों की ज़रूरत है, उसका शोधन करके उसको बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से किया है। वो परंपरा हमारी पुरानी है, आज भी यही हम कर रहे हैं। यहाँ पर विचार आना, मन का जो स्थिति है वो एकदम चंचल है, वो चलती रहती है, और वो चंचल मन होने के कारण से कुछ समझ नहीं पाता है। क्योंकि अभी एक विचार आया, दूसरा विचार आया, अभी मैं बात कर रहा हूँ, कभी किसी का फ़ोन आ जाए तो वो सुनने वाला आदमी, उसके अंदर कोई बात संदेश ऐसी आ जाए तो वो उसके बारे में विचार करना शुरू करेगा। तो हम कोई एक रस होकर के एक उस तरह से बैठ कर के उसको ग्राह्य कर रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है। हर एक की मानसिक स्थिति है। जैसे वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो यदि तालाब होता है तो तालाब में पानी एकत्रित हो जाता है, नदी में आएगा तो पानी बह जाता है, छोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा रह जाता है, वो थोड़े समय बाद सूख जाता है। मानस के बारे में भी ऐसा ही है। या मेधा मदेव गणा पितृष्पासते सा मा मध्य मेधया अग्नि मेधा विनम गुरु स्वाहा। ये मेधा भी तो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से विचार हम करते हैं उस विचारों को कार्य में परिणित करने का जो साहस करते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। माझी समाज में ऐसे लोग हुए हैं जिनने अपने पुरुषार्थ के कारण से अपना स्थान बनाया है। परंतु बाकी के लोगों का क्या है, उनकी सोच समझ क्या है? वो सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ, अपने यहाँ पर भी बहुत सारे काम करते हैं। लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों के यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, शाम को अपना एकदम बच्चे को कंधे पर उठाए हुए चले जा रहे हैं। अब उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, किसी के बंगले में रह नहीं सकते हो, कहीं किसी जगह कुछ बना लिया उनने अपना, और उस प्रकार से गुजारा करते सुबह उठ करके। और हम तो नहाने की बात सोचते हैं, बाकी चाय की बात सोचते होंगे, कुछ करते ही होंगे, हर एक का अपना अपना है। उनका क्या है, वो चले और चल दिए, दिन भर काम करना है उसको, ठेकेदार के साथ मिलकर काम करना है। उनका खाना पीना क्या होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसलिए जिंदगी का गुजारा करने के लिए, रोटी के लिए जो वो जरूरत प्राथमिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के उपाय के लिए, और कोई देश में भूखा रह जाए तो उस देश के लिए क्या कहें हम। एक टेक्नोलॉजी चंद्रमा तक जा रही है, एक टेक्नोलॉजी ये है कि भूखे पेट के लिए भूख नहीं मिटा पा रही है, तो वो टेक्नोलॉजी उधर जाए बहुत अच्छी बात है, वो जाना भी चाहिए। दुनिया के साथ रहते हैं, हमको प्रतिस्पर्धा करना है, किंतु यह भी तो है कि प्यासे को पानी मिलना चाहिए। प्यासे को पानी नहीं मिला तो उसका प्यास भी मिटेगी नहीं। तो प्यासे को पानी देगा कौन, प्यासे का पानी आएगा कैसे, तो उसके पास पहुंचने के लिए क्या होगा। तो सरकार फिर इस प्रकार की योजनाएं बनाती है कि उनके लिए, जिनको आवास नहीं तो आवास के लिए, पीने के पानी के लिए, सड़क नहीं तो सड़क के लिए। अब हम देख रहे हैं कि मैं चूँकि 9 बार लोकसभा का चुनाव और 3 विधानसभा का चुनाव और 1 बार राज्यसभा में, और बाकी के मंत्री होने के नाते से भी, कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते से भी ये सारे अनुभव लिए हैं मैंने। और हमने श्रमदान से कई काम किए हैं। श्रमदान से बांध बनाए, श्रमदान से सड़कें बनाई, श्रमदान से पुलिया बनाई है। कोई पुलिया पड़ी है बहुत लंबे समय से, और उसको जोड़ने के लिए अंदर उसने साइड से तो बना दिया पर अंदर उसको भराव नहीं किया है, इसके कारण से कोई गाड़ी जा नहीं रही है। तो फिर श्रमदान से उसको मिट्टी डाल करके उसको बराबर करना, और फिर उसके बाद उस पर गाड़ी निकाल करके चालू कर देना। तो ऐसे कामों में लगे रहे। नदी में पानी में हमारे यहाँ पर एक तीर्थ है नारायणा करके, जहाँ कृष्ण और सुदामा और मिल करके वहाँ अपने लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने गुरु के लिए ले जाते थे। तो ऐसा एक तीर्थ है। तो वहाँ से लेकर के और पास के गाँव में जाने के लिए हमारी शिप्रा नदी है, वहाँ नदी से रास्ता नहीं है। तो रास्ता नहीं, तो एक बार हम गए तो रास्ते में वो हमारी गाड़ी उस नदी में अटक गई, लोगों ने धक्का लगा कर पार कर दिया। तो उन्हें याद दिलाया कि वो वहाँ रास्ता नहीं है, उसको बनाना है। तो मैंने कहा कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि वो कह रहे हैं आप तो सरकार में है, बनाइए इसको, आप तो संसद सदस्य है, इसको बनाते हैं। मैंने कहा हाँ जरूर बनाते हैं, पर ऐसा करिए कि कल एक कुदाल तगारी और वो सारा लेकर के आइए और उसको अपन बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि हम कैसे बनाएंगे? मैंने कहा भाई रास्ता तो अपना है, हम यदि नहीं बनाएंगे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो हमने श्रमदान किया और 3 दिन में उस शिप्रा नदी पर आने जाने के लिए आवागमन का और मार्ग बना दिया। 3 दिन श्रमदान किया। तो ये कहने की बातें नहीं है, ये उसको प्रैक्टिकली उसको करना है। उसको एलिमिनेट कैसे करें? कोई दर्द हो रहा है, कोई दवा, तो उसकी दवा कहाँ होना चाहिए, उसकी नब्ज पकड़ करके उसका उपचार करने की बातें हैं। अब उपचार करने की बातें हैं तो हम दवाओं को जब तक उस तक पहुँचाएंगे नहीं तब तक उसका उपचार होगा नहीं। तो दवा क्या है ये जानना और फिर उसका ठीक उपचार करना। तो मर्ज क्या है उसको समझते हुए, तो ये मर्ज को समझ करके ये किताब लिखी गई है पूरी, कि भाई इनका तकलीफ ये है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं इस देश में जिनका गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं है। पत्थर तोड़ने वाले लोग हैं, गिट्टी बनाने वाले लोग हैं, तो सब सड़कें बनती हैं तो गिट्टी तोड़ने के लिए पत्थर तोड़ने वाले लोग हैं, वो दिन भर पत्थर तोड़ते हैं। वो ठेकेदार के साथ उसने कितना पूरा बनाया कि नहीं बनाया, पूरा स्टेक नहीं पूरा बनाया कि नहीं बनाया, उतना नाप करके उसको फिर पत्थर का पैसा देते हैं। मैं अपना कुआं खोदने वाले लोग हैं जो कुआं खोद रहे हैं, उसमें से गार निकालने के लिए उन्हें बाल्टी बना करके पूरा करके बहुत कठिनता से लोगों का जीवन चलता है, बहुत मुश्किल से जीवन चलता है। रोटी कमाने के लिए क्या नहीं करते हैं लोग। आपने देखा होगा कचरा बीनने वाले लोग हैं, वो भी कचरा बीनते हैं। आप जो हम सब फेंक देते हैं, कोई पन्नी बीनने वाला लोग है तो वो लेकर के अपना जाते हैं। कैसे कैसे हम हाइजीन के बारे में समझते हैं, उनके हाइजीन का क्या होने वाला है। उनको जब भूख लगती है, कुछ लगती है, तो जो भी कुछ मिलता है तो उन्हीं हाथों से जो उठा रहे हैं पन्नियाँ और वो कचरा उठा रहे हैं, उसको ऐसा ऐसा करके अपना खा लेते हैं। कहाँ का हाइजीन का एक ही बात, कैसी बात। हम तो फिर वो करेंगे, हाथ धोएंगे, फिर सैनिटाइज करो, फिर ये करो वो करो। अब तो एक तरफ सैनिटाइजेशन है और एक तरफ अनसैनिटाइज्ड लोगों के बारे में हमारा सेंसेशन कुछ काम ही नहीं कर पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा वजूद है, उस वजूद के नाते से हमको कुछ करना चाहिए। इसी तवज्जो तजस्सुस में लगा हुआ हूं मैं, इसी तवज्जो तजस्सुस में, मैंने हर कोशिश है वैसे ही सोच में लगा हुआ हूं। इसी तवज्जो तजस्सुस में लगा हुआ हूं मैं नहीं हूं तो क्यों हूं, और मैं यदि हूं तो क्या हूं मैं। हम जो है क्यों हैं, व्हाट फॉर वी आर। यदि हम हैं तो फिर हमको वो करना चाहिए जो करने लायक है, और जो हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बेइंसाफी करते हैं। तो हमें जो करना चाहिए वो उनका ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। अब साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए। साइज को तय करने का काम तो हमारा है भाई। गुजारे लायक हो जाए फिर क्या चाहिए। क्योंकि मैंने पूर्णकालिक होकर के काम किया है और संगठन मंत्री रहा हूँ मैं जनसंघ के समय में। तो उस जमाने में जब हम काम करते थे तो हमारे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, और जब साइकिल नहीं हुआ करती थी तो हमको किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो किसी की जमानत पर हमको किराए की साइकिल देता था, और साइकिल ऐसी देता था जो कि चलती तो चलती, नहीं चलती तो पंचर हो जाती है। कभी हम साइकिल पर बैठते थे, साइकिल कभी हमारे ऊपर बैठती थी, और ऐसा करके हम काम करते थे। परंतु जो कि काम करने की जिद्दत थी, जुनून था, हम रुकते ही नहीं थे और करते रहे करते रहे करते रहे। कभी उस समय जनसंघ के समय हमने सोचा नहीं था कि कुछ सरकारें भी बनेगी। कोई एक आध जगह कोई जीत करके भाई आ जाता तो हम उस कागज़ को जिसमें समाचार छपा हुआ उसको लेकर के जुलूस निकालते थे। तो लोग कहते थे कि भाई काहे के लिए जुलूस निकाल रहे हो। हमने कहा हम जीत गए। उन्होंने कहा कहाँ जीत गए। हमने कहा हाँ बिल्कुल देवास में जीत गए, बोरासा में जीत गए हम। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ तो नहीं जीते। उन्होंने कहा यहाँ भी जीतेंगे इसलिए तो जुलूस निकाल रहे हैं। तो ये जज्बा लेकर के काम किया करते थे। तो कुल मिलाकर के आदमी का जो हौसला है, आदमी का जो सोचने का तरीका है, आदमी को काम करने की जो जिद्द है, जो जुनून है, वो रहना चाहिए।
व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, काम अपने पाँव ही आते सफर में। वो ईश्वर के उठाए भी नहीं उठ सकेगा जो खुद ही गिर गया अपनी नज़र से। तो हमें अपना हौसला बुलंद करना है। और जो नहीं जानते हैं, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, ऐसा संदेश लेकर के समय देने वाले समर्पित लोगों की आज देश में बहुत 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 ज़रूरत है। अच्छी नौकरियां पाना, अच्छे ओहदे पाना, अच्छा राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना, अच्छे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना, अच्छे संस्थान खोलना, ये हो सकता है काम, पर इसके अलावा भी इतने ही प्रमाण में समाज को अपना जो समझ रखने वाले लोग हैं, जो उत्थान करने के लिए जो उपाय करने वाले लोग हैं, उनको अपने काम के लिए, उसको काम करने के लिए, उन लोगों में विश्वास जगाने के लिए, हिम्मत जगाने के लिए उनके बीच में जाना होगा। अभी तो बहुत प्रारंभिक अवस्था से मैंने काम किया है। झुकी झोपड़ी में जाकर के हम बैठते थे। अच्छा, कहीं कहीं जगह नहीं मिलती थी, लोग अपना ऐसे मकान बना लेते थे। किसी ने कुछ 2-4 बल्ली लगाई, नहीं लगाई, ऊपर कुछ बनाया, उसमें रहना शुरू कर दिया। अब वो नगर निगम के लोग आते थे, उनको हटाने के लिए चले आते थे। तो हमने कहा भैया तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, हाँ इनको रहने दो ना। तो हम जब जैसे जैसे उनके सामने खड़े हो जाते थे संसद सदस्य के नाते से, तो फिर वापस चले जाते थे और वो लोग बच जाते थे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी संदेशा होता था वैसा हम दौड़ करके पहुँच जाते थे, क्योंकि भाई इनके पास कुछ है ही नहीं तो बिगाड़ते क्यों हो, उसको देने का काम है। अब सरकार ने योजना बनाई है, मकान बनाने के लिए उनको सहायता दे रही है, बाकी की बातें हो रही है, छत दे रही है उनके लिए। मैं अभी खुद एक गांव में होकर के आया हूँ, वहाँ मकान बनाने के वो लिए लगे हुए हैं सब सारे लोग, और उसमें ठीक प्रकार से मकान का एक कमरा बना दिया है। कम से कम बरसात के दिनों में मैंने देखा है वो, क्योंकि मैं उस अवस्था में रहा हूँ। बरसात के दिनों में जब कवेलू के नीचे से ऊपर से पानी टपकता है, और चूल्हे में जब अभी गैस तो अभी चल शुरू हुआ है, गैस का सिलेंडर, और गैस का सिलेंडर मिलता था तो सभी लोगों के लिए पहले मिलता था, उपलब्ध कराया जाता था। वो बड़े संसद सदस्य होने के नाते से कुछ कूपन हमको मिलते थे, तो लोग हमसे कहते थे कि भैया हमको दे दो। तो अब 20-25 तो कूपन मिलते थे, पर सबको देने के लिए बारी बारी से करने की कोशिश करते थे। पर जिसको कूपन मिल जाता था वो बड़े खुशी से कहता था हम कूपन लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा आपने उनको तो दे दिया, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के झंझट से भी मुक्त किया है सरकार ने, उज्ज्वला योजना। तो ये सारी बातें जो प्रैक्टिकल है, जो स्वाभाविक है, उसको तो करना है। और यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भी जिंदगी तो एक मिली है, कुछ भी कर लीजिए आप, अपने आप को सजा लो, अपने आप को बना लो, या फिर लोगों को बना दो। तो जो देता है वही तो देवता होता है। जो देता है समाज को वही तो देवता होता है। तो देवता कहाँ होता है? देवता तो यही होता है जो समाज के लिए देता है, समय देता है, समझ देता है, मदद करता है, वही देवता है। और इसलिए जो लोग इस स्थिति में आ गए हैं, देने की स्थिति में, उन सभी देवताओं से मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके आप अपने तरीके लोगों के लिए, जिनको शक्ल और आप फिजिकल सारा वैसा के वैसा ही है, उनको अभाव में मत रहने दो, उनको भी कुछ कुछ मिल जाए, कुछ आशा जग जाए। और ऐसे भी मनुष्य का स्वभाव क्या हो गया है आजकल, हम देखते ही नहीं एक दूसरे के पास में बैठे पर उसका परिचय नहीं पूछते, बैठे हैं। हवाई जहाज में जाने वाला तो आदमी किसी को पूछता ही नहीं है, रेलगाड़ी में जाने वाला, एसी में बैठने वाला आदमी इधर उधर देखता भी नहीं है। सबसे बढ़िया रहता है वो डब्बा जो जिसमें जनरल क्लास के लोग चढ़ कर भीड़ में से घुस जाते हैं, और भीड़ में घुस करके फिर धक्का मक्का करते हुए पहचान निकल करके थोड़ा तो उधर खिसक जा, थोड़ा इधर खिसक जा, बैठ करके अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। और भोजन यदि नहीं तो आपस में बांट के खा लेते हैं। तो कौन सी क्लास अच्छी हुई बताओ। तो ये अनुभव है जीवन के, हमने जिए हैं उस सारे जीवन को, उस तरह से जिया है हमने। रेल में रिजर्वेशन करके हम नहीं जाया करते थे, रिजर्वेशन होता नहीं था, पैसे नहीं थे। तो वहाँ पर 3 सीट हुआ करते थे, एक नीचे की होती थी बर्थ, एक उसके ऊपर वाली बर्थ होती थी, और उसके नीचे एक ऐसी 8 इंच की 9 इंच की पट्टी हुआ करती थी। तो हम कहते यार जरा इस पट्टी पर थोड़ा सा ऐसा करके रात निकाल लेते हैं, तो उसको पकड़ते हुए कि गिर ना जाए। और जैसे कुएं की पार पर कोई सोता हुआ आदमी कितना सजग रहता है, उतनी सजगता से वो पकड़ करके वो एक
पूरा झोंका निकाल लिया, पता लगा कि 2 घंटे निकल गए, नीचे उतर करके आ गए, स्टेशन कहीं आया मुँह धो लिया और सुबह हुई तो चल दिए। तो कुल मिला करके ऐसे जो इस तरह से समर्पित करने वाले लोगों का बहुत बड़ी ज़रूरत है देश में, बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम बातें करते हैं, पर बात करने के साथ साथ जो समझते हैं उसको करने के लिए समय ना। बसंत कुमार जी ने जो सारा लिखा हुआ है, ये कोई ऐसा ही नहीं आया है। ये जो अनुभूति जो होती है ना, वो लिखने में बड़ा मुश्किल क्या है कि किताब का प्रकाशन करना बहुत कठिन काम है, लिखना कठिन काम है, फिर छपाना कठिन काम है। अब लिखने वाले भी हैं, छपने वाले भी हैं, जो पर इसमें लिख दिया है उसको करने वाले, ये और कठिन काम है। ये तो कठिन काम है ना। तो ये लिख दिया है, इसमें बता दिया हमको भैया ये स्थिति है, तो क्या करें बताओ, करो। यही तो है हमारा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष करो इसका मतलब नहीं आपस में लड़ो, संघर्ष करो ना, परिस्थितियों से जूझो, लड़ो। एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़ो। तो ऐसा है। तो इस तरह से आश जगाने की बात है। मनुष्य जो हो गया है वो मनुष्यता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पत्थर होकर के मनुष्य यदि रहा है तो फिर तो मनुष्य होना ही बेकार है। क्योंकि मनुष्य के जो गुण बताए हैं हमारे, धति क्षमा दमस्ते शोचिम इंद्रिय निग्रहम धीविद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 गुण बताए हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यदि 1 मिलीमीटर कम हो जाए तो उसको सेंटीमीटर नहीं कहते हैं। 10 गुणों में से 1 गुण कम हो जाए, 2 गुण कम हो जाए तो क्या आप उसको आप आदमी कहेंगे क्या? वो है क्या हमारे पास? यदि नहीं तो हम खुद जांचें कि इस स्केल में आते कि नहीं आते हैं। हम रुपया गिनते हुए तो हम बराबर एकदम सावधानी से गिनते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर अपने जीवन में भी वो सारी बातें आना चाहिए जो मनुष्य होने के लायक ज़रूरी है। और ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में कुछ ऐसा हो गया कि पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता, और पत्थर ने कब रखा है पत्थरों से वास्ता। तब भी ऐसे में भी पत्थर से जुड़ कर के पत्थर तो हो जाता है पत्थर, यदि प्यार की सीमेंट लगा दी जाए तो। ऐसे शोषित पीड़ित समाज को गले लगा करके उनमें मनुष्यता जगाने का जज्बा जगा करके हौसला उनका बुलंद करने का काम यदि हम कर सकें तो पत्थर को जोड़ने के लिए वो सीमेंट प्यार की तो हो सकती है, हमारी भी प्यार की सीमेंट लग सकती है। पत्थर से जुड़ करके पत्थर तो हो जाता पत्थर। ये आदमी ही है कि आदमियत से जुड़ता नहीं है। ये आदमी ही है कि आदमियत से जुड़ता नहीं है। पत्थर से भी अधिक पथरीला हो गया है आदमी। अभी अभी यहीं कहीं था, कहीं खो गया है आदमी। उस आदमियत की तलाश है, उस इंसानियत की तलाश है। इंसानियत का तकाजा है। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं। सारा दुनिया ही, सारे विश्व ही हमारा कुटुंब है। पर कुटुंब का हर सदस्य कैसा है? क्योंकि समाज तो व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति से देश बनता है, व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण होता है, व्यक्ति से ही सारा विश्व का कल्याण होता है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति के निर्माण के लिए, व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जब उसकी आवश्यकताएं पूर्ति होगी, भूखे पेट भजन न हो गोपाला, संभाल तेरी ये कंठी माला, ऐसा होता है ना कि भाई हम उपदेश करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, परंतु भूख तो लग रही है। तो भूख लग रही तो ध्यान तो भूख में चला गया, तो आपकी बात को सुनेगा। जब उसका पेट भरा रहेगा तो दिमाग में खाली रहेगा, तो जब दिमाग में खाली रहेगा तो जब दिमाग खाली रहे तब उसको सुनाइए ना, समझाइए, तब तो ठीक रहेगा। तो पेट में जब हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा से दिमाग में बड़ी अनुकूलता आ जाएगी और उस अनुकूलता के साथ आप उस बात को पूरा कर सकते हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है। और इस दृष्टि से हम में से जितना बन सकता है, मनुष्य तो वही जो निर्जन में सृजन कर दे, मनुष्य तो वही जो निर्जन में सृजन कर दे, है वही मनुष्य जो निराशा में आशा भर दे।
निजन के सृजन में निराश की आशा है, समीकरण है रासायनिक। जन के सृजन में निराश की आशा है, विवश के सामर्थ्य में वर्ण मृत्यु का है। इसीलिए मनुष्य और मनुष्यता में अंतर है। यदि मनुष्य जड़ है तो चेतना संवेदना मनुष्यता है, चेतना संवेदना। तो ये संवेदना जगाने का काम जो किया है बसंत कुमारी ने, उनके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मेरा नाम है सत्यनारायण, जानते ही हैं। कथा में 5 अध्याय होते हैं। तो मैं अपनी कथा यहीं समाप्त करता हूँ। ये मन की व्यथा है, आप सबको पता है, और जिसको पता है वो उसको पूरा करे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्रभात जी को, बसंत कुमार जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय जटिया जी। आपने बहुत ही काव्यात्मक उद्बोधन में जो ये उद्गार व्यक्त किए हैं, ये आपकी संवेदना, सहानुभूति, करुणा की उपज है। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा सौभाग्य है। प्रभात प्रकाशन सचमुच आनंदित है आपके आगमन से। आपका आना हमें शक्ति और बल देता है कि हम ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन कर सकें। आदरणीय जटिया जी भाई साहब से मेरा बहुत पुराना संपर्क है। एक अभिभावक के नाते, बड़े भाई के नाते उनका स्नेह मिलता रहा है। मैं उनके आगमन के लिए अनुग्रहित हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर राहुल भंते जी विद्वान हैं, अनेक कार्यक्रमों से भेंट होती है। उनके यहाँ आने पर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बसंत कुमार जी का मैं उनकी जिजीविषा और संकल्पशीलता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। वे निरंतर लिखते रहते हैं और वो ऐसे विषय चुनते हैं जिन पर सामान्यतः कोई लिखता नहीं। जो मुसर समाज वाली पुस्तक है, जब उन्होंने मुझसे चर्चा की और विवरण दिया कि मुसर समाज क्या है, चूहे खाते हैं, तो हम चाय पी रहे थे, मुझसे चाय नहीं पी गई। ये कैसा ये समाज है, आज ऐसी परिस्थिति है। बोले हाँ, आज भी ऐसा ही है। और जिसका हम जब आवरण बना रहे थे तो 2-3 फोटो उन्होंने मुझे भेजे कि ये कवर पे लगा। तो मैंने कहा भाई साहब बहुत ही घृणात्मक लगेगा ये कवर। तो सामने चूहे प्लेट में रखे हुए हैं सजे हुए पत्तल के अंदर। तो फिर तब जाके ये दृश्य दिखाया है जिसमें आप कल्पना कर सकते हैं कितनी विषम परिस्थितियों में ये समाज जी रहा है। पर हम बड़े आशावादी हैं कि हमारे बीच में समाज में ऐसे लोग हैं जो बड़े संवेदना रखते हैं और इन समाज के उत्थान और उन्नयन के लिए संकल्पित हैं, जिसमें आदरणीय मांझी जी हैं, आदरणीय जटिया जी हैं, और आप सब जो यहाँ आए, इस कार्यक्रम को आने से अपनी गरिमा प्रदान की। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कर्मचारियों का भी आभार कि जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था दी। बाहर जलपान की व्यवस्था है, आप सबसे आग्रह कृपया जलपान करके ही प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगमन का। नमस्कार।